अगर तो जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है वो अगर फॉल्स है, बेसलेस है, तो आप इस ग्राउंड पे उस एफआईआर को कैंसिल करवा सकते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में वैसे भी जो 90% एफआईआर दर्ज की जाती हैं वो फॉल्स होती हैं, बेसलेस होती हैं। अगर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो उसमें जो ऑफेंस बताया गया है, अगर वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे इस एफआईआर को कैंसिल करवाया जा सकता है। अस्सलाम जी, मैं हूँ खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर को डिस्कस करेंगे। अगर आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जुडिशरी, एडीपीपी, लीगल इंस्पेक्टर, या फिर अगर आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को किसी भी सूरत स्किप नहीं करना और इस लेक्चर को आप लोगों ने एंड तक देखना है। सबसे पहले हम लोग इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सी अथॉरिटी एक कैंसलेशन ऑफ एफआईआर का आर्डर पास कर सकती है, उसके बाद किन ग्राउंड्स पे एक एफआईआर को कैंसिल करवाया जा सकता है। उसके बाद अगर एक एफआईआर कैंसिल कर दी जाती है और एक पार्टी खुद को एग्रीव्ड समझती है, वो पार्टी समझती है कि कोर्ट ने ये जो आर्डर दिया है इस एफआईआर को कैंसिल करने का, ये ठीक नहीं दिया, तो उस आर्डर के अगेंस्ट क्या रेमेडी है हमारे पास। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक एफआईआर जब कैंसिल कर दी जाती है तो क्या सेम उसी मैटर से रिलेटेड हम लोग डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में जाके अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी या नहीं। उसके बाद हम लोग प्रोसीजर देखेंगे इसका, कैंसलेशन ऑफ एफआईआर का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कैंसलेशन ऑफ एफआईआर की रेलिवेंट प्रोविजंस को देखें तो पुलिस रूल्स 1934 रूल 24/7 इसकी रेलिवेंट प्रोविज़न है। उसके बाद हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 2 पार्ट 2 इसकी रेलिवेंट प्रोविज़न है। उसके बाद अगर अथॉरिटी को देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पुलिस रूल्स एंड हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 2 पार्ट 2, जो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है उसके पास अथॉरिटी है एक एफआईआर को कैंसिल करने की। वो चाहे तो पुलिस रिपोर्ट के साथ एग्री कर सकता है या डिसएग्री कर सकता है जो पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट की है मैजिस्ट्रेट को, कि पुलिस अगर कहती है कि ये एफआईआर जो है वो बेबुनियाद की गई है या जो ग्राउंड्स बताई गई हैं, आगे हम लोग देखेंगे कैंसलेशन ऑफ एफआईआर की, वो ग्राउंड्स अगर पुलिस मेंशन करती है और रिक्वेस्ट करती है मैजिस्ट्रेट को कि इस एफआईआर को कैंसिल करने का आर्डर पास करे, मैजिस्ट्रेट है वो उसके पास अथॉरिटी है कि वो चाहे तो वो उस रिपोर्ट के साथ, पुलिस रिपोर्ट के साथ एग्री करे और कैंसिल कर दे एफआईआर को, या डिसएग्री भी कर सकता है मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं जो एफआईआर है वो फॉल्स नहीं है, या जो बाकी ग्राउंड्स आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे उन ग्राउंड्स में से भी कोई ग्राउंड इसमें नहीं है, तो ये टोटली अथॉरिटी है मैजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें जो कैंसलेशन ऑफ एफआईआर की ग्राउंड्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पुलिस रूल्स 1934 रूल 24/7 4 ग्राउंड्स हैं कैंसलेशन ऑफ एफआईआर की। 4 ग्राउंड्स की बेस पे जो मैजिस्ट्रेट है वो एक एफआईआर को कैंसिल कर सकता है। सबसे जो फर्स्ट ग्राउंड है, अगर तो जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है वो अगर फॉल्स है, बेसलेस है, तो आप इस ग्राउंड पे उस एफआईआर को कैंसिल करवा सकते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में वैसे भी जो 90% एफआईआर दर्ज की जाती हैं वो फॉल्स होती हैं, बेसलेस होती हैं। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या किसी भी असर रसूख रखने वाले अगर कोई बंदा है तो वो अपना वो इन्फ्लुएंस डाल के तो एफआईआर जो है वो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट दर्ज करवाता है। तो मोस्टली जो एफआईआर दर्ज की जाती हैं पाकिस्तान में वो 90% फॉल्स होती हैं, बेसलेस होती हैं। तो अगर किसी बंदे के अगेंस्ट कोई फॉल्स एफआईआर दर्ज की गई है तो वो इस ग्राउंड पे उस एफआईआर को कैंसिल करवा सकता है। उसके बाद जो सेकंड इसमें ग्राउंड बनती है कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर की, अगर तो एफआईआर जो लॉन्च की गई है वो ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से फाइल की गई है। अब अगर देखें मिस्टेक ऑफ फैक्ट को, तो ऐसे समझ लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर एक बंदा शिकार करने गया है जंगल में और वो किसी हिरन का शिकार करता है
और वहाँ पे एक और भी बंदा जो उसे देख रहा है। अब दूसरे बंदे को लगता है कि इसने हिरन का शिकार नहीं किया, इसने किसी पर्सन को गोली मारी है, किसी का मर्डर किया है। अब यहाँ पे उसे गलत फहमी होती है, हालांकि दूसरा बंदा तो हिरन का शिकार कर रहा है, और वो आता है पुलिस में आके, पुलिस स्टेशन आके उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवाता है। और वो बंदा पुलिस स्टेशन आके या कोर्ट में आके वो ये अलेज करता है, ये स्टांस लेता है कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, बल्कि मैं तो वहाँ पे शिकार करने गया था, मैंने हिरन का शिकार किया वहाँ पे, और वो एविडेंस वगैरह भी दिखाता है। तो अब यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ये एफआईआर दर्ज की गई उस पर्सन के अगेंस्ट जिस बंदे ने मर्डर नहीं किया बल्कि उसने हिरन का शिकार किया है। तो इस ग्राउंड पे भी किसी एफआईआर को कैंसिल करवाया जा सकता है। उसके बाद जो अगली ग्राउंड है कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर की, द कंटेंट्स ऑफ लॉज्ड एफआईआर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर एक बंदे ने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है और उस एफआईआर में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं मेड आउट हो रहा, ठीक है, तो फिर इस बेस पे उस एफआईआर को कैंसिल करवाया जा सकता है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन सी होती हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन सी होती हैं, अगर आप लोगों को इन दोनों टर्म्स का नहीं पता या आप डिटेल में इन दोनों टर्म्स को समझना चाहते हैं, तो इस पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होती हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही एफआईआर दर्ज होती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर दर्ज नहीं होती। वहाँ पे एक रपट पुलिस लिखती है, पुलिस के पास एक रजिस्टर होता है जिसको रपट रोजनामचा कहते हैं, और उसमें जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होती हैं उनकी कंप्लेंट लिखी जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो कॉग्निजेबल केसेस होती हैं उनमें एफआईआर दर्ज होती है, और कॉग्निजेबल केसेस मोस्टली उसमें 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, ये सीरियस नेचर की होती हैं, इस वजह से इसमें एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अगर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो उसमें जो ऑफेंस बताया गया है, अगर वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे इस एफआईआर को कैंसिल करवाया जा सकता है। उसके बाद जो अगली ग्राउंड है वेयर द मैटर इज़ प्योरली ऑफ अ सिविल नेचर। तो अगर तो कोई ऐसा मैटर है जो कि प्योरली सिविल नेचर का मैटर है, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या फिर कोई कंपनसेशन का है, या फिर कोई कंट्रैक्ट से रिलेटेड है, जो कि जिसको ट्राई करने की जिसकी जुरिस्डिक्शन टोटली सिविल कोर्ट के पास है, तो क्रिमिनल कोर्ट्स उस मैटर को नहीं सुन सकती, उस मैटर की कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। तो अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि प्योरली सिविल नेचर का है, तो फिर वहाँ पे भी इस ग्राउंड पे उस एफआईआर को कैंसिल करवाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर एक एफआईआर को मैजिस्ट्रेट कैंसिल कर देता है, तो दूसरी पार्टी अगर खुद को एग्रीव्ड समझती है, वो समझती है कि इस एफआईआर को कैंसिल नहीं होना चाहिए था, तो फिर उस पार्टी के पास क्या रेमेडी होगी, वो उस आर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करेगी, रिवीजन फाइल करेगी या रिट फाइल करेगी। तो अगर हम लोग देखें, इफ़ द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एग्रीज विद द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पुलिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 173, तो अगर पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है अंडर सेक्शन 173, जिसको हम लोग चलान भी कहते हैं, और अगर इस रिपोर्ट में पुलिस रिक्वेस्ट करती है, पुलिस मैजिस्ट्रेट को कहती है कि इस एफआईआर को इस ग्राउंड की बेस पे कैंसिल किया जाए, और देन अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 2 पार्ट डी डिफाइंस दैट दिस ऑर्डर इज़ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नॉट अ जुडिशियल ऑर्डर। तो अगर जो मैजिस्ट्रेट है वो उस पुलिस रिपोर्ट के साथ एग्री करता है और उस एफआईआर को कैंसिल करने का ऑर्डर पास कर देता है, तो फिर ये ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा और ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं इसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट हम लोग रिट फाइल करते हैं। तो अगर जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है वो पुलिस की रिपोर्ट से एग्री करता है और कैंसलेशन ऑफ एफआईआर का ऑर्डर पास कर देता है, तो यहाँ पे इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग रिट फाइल करेंगे, और जो मैजिस्ट्रेट है वो जब ये ऑर्डर पास करेगा तो वो अपनी रीजंस लिखेगा कि इन रीजंस की बेस पे मैं इस एफआईआर को कैंसिल करने का ऑर्डर पास कर रहा हूँ। इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास आता है, वो अगर जो मैजिस्ट्रेट है वो एक एफआईआर को कैंसिल कर देता है,
तो क्या उसी मैटर से रिलेटेड अगर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी, तो क्या जो मैजिस्ट्रेट है वो दोबारा से उस मैटर की कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है, इफ़ द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एग्रीज विद द कैंसलेशन ऑफ एफआईआर एंड लेटर ऑन the same matter is filed in the form of complaint, private complaint under section 200 CRPC, then in this case the magistrate can take cognizance of the matter. तो अगर एक एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर को मैजिस्ट्रेट ने कैंसिल कर दिया और उसी मैटर्स को हम लोग अगर उसी मैटर को प्राइवेट कंप्लेंट की सूरत में दोबारा से कोर्ट में लेके जाते हैं, इस्तगासा फाइल करते हैं उस मैटर से रिलेटेड, तो फिर वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है वो दोबारा से उस मैटर की कॉग्निजेंस ले सकता है। उसके बाद हम लोग प्रोसीजर देखेंगे कि एक एफआईआर जब कैंसिल कर दी जाती है तो फिर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। तो जो पुलिस रूल्स 1934 का रूल 24(7) है, उसके अकॉर्डिंग जब एक मैजिस्ट्रेट एफआईआर को कैंसिल कर देता है, पुलिस की रिपोर्ट से एग्री होता है और कैंसलेशन ऑफ एफआईआर का आर्डर पास कर देता है, तो उस आर्डर की एक जो कॉपी होती है वो एसपी को भेजी जाती है, जो भी कंसर्न्ड एसपी होता है उसको, और एसपी आगे एसएचओ को वो कॉपी भेजता है। एसएचओ उस एफआईआर के पीछे उस आर्डर का नंबर और डेट लिखेगा और उस एफआईआर पर रेड लाइन लगा देता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये एफआईआर अब कैंसिल कर दी गई है, कोर्ट ने इस एफआईआर को कैंसिल कर दिया है। और फिर वापस जो एसएचओ होगा वो दोबारा से उस कॉपी को एसपी के पास भेजेगा ताकि वो उस कॉपी को केस फाइल के साथ लगा दे। तो ये सारा प्रोसीजर होता है जब एक एफआईआर को कैंसिल करने का आर्डर पास कर देता है मैजिस्ट्रेट। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।